हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 113 यानी 113। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है कैदी की पत्नी। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, अरुण कमल। अरुण कमल की रचना है अपनी केवल धार। टीजीटी परीक्षा 2001 का प्रश्न है, व्याख्या देखते हैं। अपनी केवल धार काव्य संकलन, ये क्या है? एक काव्य संकलन है अपनी केवल धार, जिसके रचनाकार अरुण कमल हैं। कौन? अरुण कमल। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं दोस्तों सबूत, फिर नए इलाके में, फिर पुतली में संसार, फिर मैं वो शंख महाशंख जो कि हिंदी में है, फिर है वॉयसेज जो कि अंग्रेजी में है। तो ये इनकी यानी अरुण कमल की प्रमुख कृतियां हैं। एक बार फिर से सुन लें। अरुण कमल का काव्य संकलन है अपनी केवल धार और इनकी प्रमुख कृतियां हैं सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख हिंदी में है, वॉयसेज जो कि अंग्रेजी में है। तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? ठीक है, तो कुछ काव्य संकलन दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से किस काव्य संकलन के कवि अरुण कमल हैं? तो ऑप्शन डी, अपनी केवल धार काव्य संकलन के कवि अरुण कमल हैं। पीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुण कमल। अरुण कमल की कृति है नए इलाके में। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णु चंद्र शर्मा की कृति है मुक्तिबोध की आत्मकथा। ठीक है, व्याख्या में भी यही बात है। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक विष्णु चंद्र शर्मा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंधेर नगरी सबसे पहले आई हुई रचना है समय के आरोही क्रम में। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है। यहाँ पर रचनाओं का क्रम है दोस्तों प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो ध्यान देंगे जरा। सबसे पहले है अंधेर नगरी जो कि 1881 में, कब? 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा आई हुई रचना है। ठीक, फिर है त्यागपत्र 1937 में आई हुई रचना है, यानी आजादी से 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, किसकी रचना है ये? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। फिर है ऑप्शन थर्ड, आत्मनेपद 1960 में आई हुई रचना है, जो कि अज्ञे की रचना है। किसकी? अज्ञे की रचना है। फिर है ऑप्शन 4, तुम चंदन हम पानी 1976 में आई हुई रचना है दोस्तों, विद्यानिवास मिश्र की रचना है। किसकी? विद्यानिवास मिश्र की रचना है तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न है, ध्यान दें।
यहाँ पर दोस्तों एक कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है किस आलोचक का कथन है। तो कथन सुनेंगे ध्यान से। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। फिर से सुने, रचना यदि कोई भी रचना है यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। ठीक है, ये किसका कथन है? ऑप्शन सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। ठीक है, किसका? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। ठीक, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, मधुमती, जो कि संस्करण है 2005 में आया। इसमें हिंदी सर्जना एवं आलोचना बिखराव के संदर्भ में शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं। किसके अंतर्गत? हिंदी सर्जना एवं आलोचना बिखराव के संदर्भ में शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, फिर है आधुनिक दृष्टि से। आधुनिक दृष्टि से रचना जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। ठीक है, आलोचना रचना के अर्थ का विस्तार करती है। ठीक है, तो ये किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। ठीक है, और मधुमती संस्करण है जो कि किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का 2005 में आया हुआ संस्करण है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। काव्य संसार, पहली बात तो यहाँ पर क्या है कि काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है, तो ये प्रश्न बनेगा यहाँ पर। ठीक, तो सुने ध्यान से। पहले यहाँ परिभाषा दी गई है कथन में काव्य की, तो ध्यान दें। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। क्या है? फिर से सुन ले। काव्य संसार के प्रति, मतलब काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। तो ये काव्य की परिभाषा है, और ये परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? तो किस विद्वान की परिभाषा है ये? तो ध्यान दें, ऑप्शन बी, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय ने ये काव्य की परिभाषा दी है। ठीक है, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं। बाबू गुलाब राय की मान्यता है, क्या मान्यता है? कि काव्य संसार के प्रति कवि को भाव प्रदान, ठीक है, ब्रैकेट में देखें, किंतु शुद्ध वैयक्तिक संबंधों से मुक्त, भाव प्रदान किंतु शुद्ध वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। तो किसका कथन है ये? बाबू गुलाब राय का। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। जिस तरह हम बोलते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिखा, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिखा। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी की पंक्तियां हैं ये। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। जिस तरह हम बोलते हैं उसे उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिखा। ठीक है, तो इन पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह पंक्तियां सन 1930 में प्रकाशित कवि शीर्षक कविता की हैं। कौन सी कविता की? एक कविता आई थी भवानी प्रसाद मिश्र जी की सन 1930 में, जिसका नाम था कवि। तो उस कविता में, कवि नामक कविता में ये पंक्ति दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है।
फिर से सुन ले, कथन है यहाँ पर, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? छायावाद की परिभाषा किसने दी है? ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। ठीक है, पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इन पंक्तियों के, किन पंक्तियों के? तो फिर से सुने, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच संबंध था। ठीक है, तो ये पंक्तियां किन लेखक की हैं? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पंक्तियां हैं ये। ठीक, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 का प्रश्न है। व्याख्या है, ध्यान दें। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, तो यहाँ एक पुस्तक है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। किसकी पुस्तक है ये? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। इसमें वे लिखते हैं क्या? छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? ठीक है, तो हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन देने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन दिया। ठीक है, प्रश्न की व्याख्या देखते हैं तो गौर करेंगे। रीति काल की आलोचना करते हुए इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में एक टिप्पणी इस प्रकार की है। तो ध्यान दें टिप्पणी पर। वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। किस काल में? रीति काल में। ठीक है, प्रधानतः श्रृंगार की रही है, लेकिन प्रधानता जो है वो किसकी रही है? श्रृंगार की रही है। किसमें? रीति काल में। तो इससे इस काल को, किस काल को? रीति काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ठीक है, इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। आगे देखें, और किसने कहा है श्रृंगार काल? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। ठीक है, आगे देखें, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। इस विषय पर व्यापक ढंग से विचार करते हुए अपनी मान्यता देते हैं और कहते हैं कि, क्या कहते हैं? ध्यान से सुने, गौर करेंगे दोस्तों। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि जिसने श्रृंगार काल नाम प्रस्तावित किया उसका सौभाग्य है कि इस नामोल्लेख के अनंतर जितने हिंदी साहित्य के इतिहास
हाट में बिकने आए, उन्होंने किसी न किसी रूप में उसके लिए युग के विभाजन की अर्हता स्वीकार कर ली। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने ये कहा कि जिसने श्रृंगार काल नाम प्रस्तावित किया उसका सौभाग्य है कि इस नामोल्लेख के अनंतर जितने हिंदी साहित्य के इतिहास हाट में बिकने आए, उन्होंने किसी न किसी रूप में उसके लिए युग के विभाजन की अर्हता स्वीकार ली। ठीक है, आगे देखें, गौर करेंगे। आचार्य मिश्र, कौन से मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, ध्यान रखें, प्रकारांतर भाव से यह स्वीकृति देते हैं कि इस नामकरण के पीछे आचार्य शुक्ल का नामकरण विषयक अभिमत मूल में अवश्य है। ठीक है, तो ये स्वीकृति देते हैं कि इस नामकरण के पीछे, किस नामकरण के, श्रृंगार काल। ठीक है, श्रृंगार काल कहने के पीछे आचार्य शुक्ल का नामकरण विषयक अभिमत मूल में अवश्य है। ठीक, रीति नामकरण विषयक अनौचित्य तथा श्रृंगार काल के औचित्य की चिंतन विषयक अवधारणा के मूल में स्वयं आचार्य शुक्ल ही हैं। कौन है, स्वयं आचार्य शुक्ल ही हैं। उनके द्वारा निर्दिष्ट रीति काल के लिए श्रृंगार काल शब्द की स्थापना के सटीक तर्क शुक्ल जी के न होकर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के हैं। किसके, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के हैं। अतः इस नामकरण की अवधारणा शुक्ल जी से न जोड़कर पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से जोड़ी जाती है। ठीक है, तो किससे जोड़ी जाती है श्रृंगार काल नाम की अवधारणा, तो आप बताएंगे पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से। ठीक है, फिर है दोस्तों, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। तो किसने दिया, पंडित विश्वनाथ मिश्र जी ने। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी नहीं रुकती। यह कथन किस लेखक का है? ठीक है, तो किसका कथन है पूछा गया है। क्या कथन है? यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। तो यहाँ पर द्विवेदी जी से अभिप्राय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से है, क्योंकि उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को परिष्कृत किया। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसके संदर्भ में? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संदर्भ में। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उनके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया। पूरा वाक्य ये है। ठीक है, और फिर से सुन ले, जिनमें भाषा की समझ, यानी जिन लेखकों में भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया, यानी अपनी भाषा में सुधार किया। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है भाषा के परिमार्जन में। किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं। ठीक है,
तो कृति ये पूछी जा रही है, किस कृति में संग्रहित पंक्तियां हैं? क्या हैं पंक्तियां? ध्यान दें। विख्यात जीवन व्रत, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, देह नश्वर। आत्मा अमर है, देह नश्वर। यह अटल सिद्धांत था, यह अटल सिद्धांत था। तो उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? तो ऑप्शन बी, भारत भारती। भारत भारती में संग्रहित पंक्तियां हैं ये। ठीक, व्याख्या है, ध्यान दें। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। आत्मा अमर है, देव देव नहीं देह होगा यहाँ पर, देह नश्वर। यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त, किसकी? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती में संग्रहित पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। कुछ काव्य पंक्तियां हैं, पूछी जा रही हैं कि किस कृति की काव्य पंक्तियां हैं। तो देखते हैं क्या हैं पंक्तियां, तो ध्यान से सुने। दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। फिर से सुने। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये पंक्तियां किस कृति की हैं? ऑप्शन बी, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति से ली गई पंक्तियां हैं ये। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां मुक्त छंद के प्रवर्तक, मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन थे? महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति नामक कविता से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, आर्थिक चिंताओं के बीच पुत्री सरोज का देहांत हो जाता है। ठीक है, आर्थिक चिंताओं के बीच जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, उनकी पुत्री थी सरोज, जिसका देहांत हो जाता है। तब निराला जी ने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। सच्चा प्रेम वही है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। फिर से सुने। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्ति है ये। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दें दोस्तों, गौर करेंगे। निजी सुख और स्वार्थ को छोड़कर देश पर जीवन बलिदान की प्रेरणा राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में मिलती है। ठीक है, निजी सुख और स्वार्थ को छोड़कर देश पर जीवन बलिदान की प्रेरणा राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में मिलती है। कवि की दृष्टि में वास्तविक प्रेम देश प्रेम है। तो कवि की दृष्टि में वास्तविक प्रेम क्या है? देश प्रेम है। ठीक है, आगे सुने। सच्चा प्रेम वही है तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है। अमल असीम त्याग से विलसित, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है,
यह अद्भुत है कि राम नरेश त्रिपाठी की कविता में मानवीय प्रेम और प्रकृति प्रेम भी देश प्रेम बन जाता है। तो ये अद्भुत बात है, ठीक है। इसी वजह से यह इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ठीक। तो राम नरेश त्रिपाठी की कविता में मानवीय प्रेम और प्रकृति प्रेम भी किससे जुड़ जाता है? देश प्रेम से जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। राम की शक्ति पूजा कविता में एक कथन दिया गया है जो कि अब हम आने वाले प्रश्न में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है कथन, ध्यान दें। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्ता, ठीक है। यहाँ पर तुम हो या तुम ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं, आगे व्याख्या में देखेंगे। अभी ध्यान से सुने। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्तता। तो राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? ऑप्शन बी, जाम्बवान का। किसका? जाम्बवान का कथन है ये, ठीक है। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। तो ध्यान दें, निराला की राम की शक्ति पूजा में नव्य वेदांत के शक्तिवाद और गांधी की आत्मशक्ति का रचनात्मक रूपांतरण देखा जा सकता है, ठीक है। फिर से सुने, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा में नव्य वेदांत के शक्तिवाद और गांधीवाद की आत्मशक्ति का रचनात्मक रूपांतरण देखा जा सकता है। पराजय बोध और शक्ति से आहत राम को जाम्बवान का यह परामर्श राष्ट्रीय उद्बोधन में बदल जाता है, ठीक है। पराजय बोध और शक्ति से आहत राम को जाम्बवान का, यानी राम क्या थे कि इनको पराजय महसूस होने लगी थी, ठीक है, और शक्ति से भी आहत हो चुके थे, ठीक है। तो उस समय जाम्बवान ने जब ये कथन कहा, ठीक है, परामर्श दिया, तो इससे राष्ट्रीय उद्बोधन में बदल जाते हैं। कौन? श्री राम, ठीक है। तो देखते हैं, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। यहाँ पर पंक्ति है, पूछा जा रहा है किस कवि की पंक्ति है। तो पंक्ति सुने, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन भूसे। फिर से सुने, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। तो पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों की शोषण नीति का उल्लेख अपनी कविता के माध्यम से इस प्रकार किया है। तो अंग्रेजों की शोषण नीति का उल्लेख करते हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ध्यान दें, पंक्ति है, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की शोषण नीति का उल्लेख किया है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।